ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू गीकी नाचोस। आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है बल्कि एक स्मॉल पॉडकास्ट है। एंड आज मेरे साथ है अरुण आईआईटी कानपुर में स्टूडेंट्स जिमखाना के फॉर्मर पीजी सेक्रेटरी रहे। एंड वो वैसे आईआईटी कानपुर में एमएसपी डिपार्टमेंट में एक पीएचडी स्टूडेंट है। तो अरुण, वेलकम टू दी चैनल। तो आज के पॉडकास्ट का हमारा ये टॉपिक है कि आईआईटी कानपुर में पीएचडी की क्या टाइमलाइंस होती है और कैसे जर्नी होती है। तो अरुण हमें उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नचिकेत, कैसे स्टार्ट करा जाए? आई थिंक हम स्टार्ट करें जैसे एडमिशन से। तो सबसे पहले जब भी कोई स्टूडेंट है तो वो पीएचडी का अपना रिटन टेस्ट देता है, इंटरव्यू देता है, तो उससे स्टार्ट होती है उसकी जर्नी। इफ़ ही और शी गेट्स सिलेक्टेड तो उसे काउंसलिंग सर्विस से एक मेल जाता है। उस मेल के बाद उस मेल में इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि उनका जो है सबसे पहले तुम्हारा जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो रफली 10 डेज 12 डेज का होता है। तो उनका उसके बाद उनका सेशन स्टार्ट होता है। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले वो काफ़ी अच्छे से ओरिएंटेशन करते हैं। बट प्रॉब्लम होती है ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज्ड होता है और वो एकेडमिकली फोकस नहीं और आईआईटी कानपुर की फैसिलिटीज़ पे भी फोकस्ड होता है। तो मैंने ये देखा कि जब ओरिएंटेशन हो जाता है, बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन में ना जाके और चीज़ों के मजे ले रहे होते तो वो एक बहुत सीरियस इशू है। बट हमें ओरिएंटेशन अटेंड करना चाहिए फुल्ली। बेसिकली ऐसा है कि अगर आपका कॉलेज जनरली जैसे जुलाई के 3rd वीक में स्टार्ट हो रहा है, 3rd या लास्ट वीक में, तो एक हफ्ते पहले आपको कैंपस बुला लेते हैं रिपोर्टिंग के लिए। और वो जो एक हफ्ते का टाइम पीरियड है, जनरली फ्राइडे से स्टार्ट होते हुए मंडे तक का, उसमें वो ओरिएंटेशन होगा। तो 9 डेज़ का रफली वो ओरिएंटेशन 9-10 डेज रफली। तो इस ओरिएंटेशन में आपको काफ़ी कुछ पता चलता है। बट आज हम लोग थोड़ा और इससे डीप में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीजी, स्पेशली पीएचडी जर्नी की। तो सबसे पहले जो है, अब आप लेटेस्ट से अब आपका ओरिएंटेशन खत्म हो गया, आप अपने डिपार्टमेंट में एनरोल हो गए। अब जैसे ही आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ डिपार्टमेंट में आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपके स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। 2 तरीके की पीएचडी एनरोल हो सकते हैं, एक तो जो विद ग्रेजुएट डिग्री है और एक विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ग्रेजुएट डिग्री मतलब जो स्टूडेंट्स पहले से एमटेक या कोई मास्टर डिग्री कर चुके हैं। ध्यान रखने की बात है कि एमएससी आईआईटी के टर्म्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही काउंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पीजी मैनुअल, जो लोग यूजी डिग्री के साथ हैं उनके लिए कोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उन्हें ज़्यादा कोर्सेज करने होते हैं, 8 to 10 कोर्सेज। और जो लोग पीजी डिग्री दैट मीन्स एमटेक डिग्री के साथ आते हैं उन्हें कम कोर्सेज करने हैं, लाइक 4 to 6। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। अब आपका सबसे पहला काम है डिपार्टमेंट जाके पता करना कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से कंपलसरी कोर्सेज हैं। तो कुछ कोर्सेज हर डिपार्टमेंट में कंपलसरी होते हैं, वो आपको करने ही करने होते हैं। तो आप कंपलसरी कोर्सेज, उसके बाद आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो आप इनिशियली कुछ डिपार्टमेंट होता है कि इनिशियल फर्स्ट वीक में ही गाइड्स के बारे में बात हो जाती है। गाइड्स अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली गाइड का फॉर्म फिल कर देते हैं कि भाई मुझे इस एरिया में काम करना है। गाइड को भी जो है आपका अगर थोड़ा बातचीत करके अच्छा लगता है आपसे, तो आप दोनों म्यूचुअली ये गाइड सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरे गाइड होगा। तो जो इलेक्टिव कोर्सेज है वो आप अपने गाइड से बात करके लें कि आपके लिए कौन से सूटेबल कोर्सेज हैं, विच कोर्सेज आर सूटेबल फॉर यू एंड योर प्रोस्पेक्टिव थीसिस। सो इट इज़ अबाउट कोर्सेज। नाउ आफ्टर कोर्सेज कि कोर्सेज का क्या है। अब पीजी में एक खास बात यह है कि पीएचडी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, जो पासिंग क्राइटेरिया, वो 7 का है। तो आईआईटी कानपुर की सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे ग्रेडिंग 1 पॉइंटर में नहीं फॉलो होती, 2 पॉइंटर में फॉलो होती है। तो ए ग्रेड इज 10 विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, हार्डली क्लास में 5% लोगों को मिलता है। बिल्कुल। तो सेकंड होता है बी विच इज़ ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट। देन सी इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट एंड अदर्स आर इन सी। तो बी और सी आपने एटलीस्ट मेंटेन करके रखना कि एक में बी है तो एक में सी है, ताकि आपका 7 बने, क्योंकि बी पे 8 हो जाएगा, सी पे 6 हो जाएगा। तो आपको ग्रेडिंग एवरेज मेंटेन करनी है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने कोर्स वर्क कंप्लीट करना है। तो आपको किसी भी सेमेस्टर में पीजी एक स्टूडेंट जो होता है वो 4 क्रेडिट ले सकता है। वो क्रेडिट का नंबर यहाँ पे आप आएंगे तो डिफरेंट हो सकता है, बट मैं इसे 4 क्रेडिट कहूँगा। 4 क्रेडिट का मतलब वो 3 कोर्सेज 1 थीसिस दे सकता है, वो 4 कोर्सेज ले सकता है, वो 1 कोर्स 3 थीसिस क्रेडिट ले सकता है, वो कॉम्बिनेशन में ले सकता है इसका। लेकिन 4 चीज़ें आपने लेनी होती हैं। अब थीसिस एस और एक्स में ग्रेड होती है, जबकि कोर्सेज जो है ABCDEF यानी दैट मीन्स न्यूमेरिकल नंबर में ग्रेड होते हैं 10, 8, 6। तो जो आपने न्यूमेरिकल ग्रेड वाले कोर्सेज हैं उसमें आपने मिनिमम पॉइंटर 7 बनाना है। इवन थीसिस भी एक्स ग्रेड का मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, कि आपका गाइड समझता है कि
कि आपने जो काम किया है वो अप टू द मार्क नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री। एस मीन्स सेटिस्फैक्ट्री। तो वंस यू कंप्लीट द कोर्स क्राइटेरिया की जो मिनिमम नंबर ऑफ कोर्सेज असाइन बाय योर डिपार्टमेंट वो कंप्लीट हो जाता है विद 7 पॉइंटर, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको चॉइस दी जाती है कि आप कब अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन शेड्यूल करते हैं। तो बहुत लोगों को एक डाउट होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव इज बेसिकली कि योर नॉलेज इज नाउ कॉम्प्रिहेंसिव, नाउ यू नो more about your particular area. It is basically about your theoretical knowledge. It has nothing to do with your research problem. It has everything to do with your comprehension कि कैसे आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, उसे टैकल करते हैं, आपके फंडामेंटल्स आए हैं या नहीं है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीका है कॉम्प्री का। कॉम्प्री अगर कोई स्टूडेंट अगर वो यूजी डिग्री के साथ आया है तो वो एट मैक्स 5th सेमेस्टर के एंड तक क्लियर कर सकता है, और कोई पीजी डिग्री के साथ आया तो 4th सेमेस्टर के एंड तक उसे क्लियर करना होता है कॉम्प्री। अदरवाइज जो है आईआईटी आपको नोटिस दे देगी, वार्निंग लेटर दे देगी और टर्मिनेट भी कर सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी पीएचडी स्टूडेंट कोर्स वर्क कंप्लीट करके रजिस्टर्ड नहीं होता। वंस दैट पर्सन पास द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, ओनली आफ्टर दैट पर्सन गेट्स इनटू द पीएचडी प्रोग्राम, फॉर्मली रजिस्टर्ड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि बेसिकली एक पैनल होता है प्रोफेसर्स का, वो प्रोफेसर्स का पैनल होता है, उसमें आपके डिपार्टमेंट और एक अदर एक्सटर्नल डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर होते हैं, आपके गाइड होते हैं। वो लोग आपको, इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि वो 2 तरीके से हो सकता है कि एक रिटन हो सकता है और एक ओरल हो सकता है। हाँ, तो कुछ डिपार्टमेंट में रिटन और ओरल दोनों होते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट में सिर्फ रिटन होता है, कुछ में केवल ओरल होता है। तो वो पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, बट हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो जिन डिपार्टमेंट्स में रिटन एग्जाम होता है तो उसमें एक सिंगल पेपर होता है, उसमें जो भी आपने उस डिपार्टमेंट के फंडामेंटल कोर्सेज हैं उसके सारे क्वेश्चंस होंगे। और आप जब भी ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के लिए, रिटन एग्जाम के लिए जाएं तो पहले पता कर लीजिए डिपार्टमेंट से कि क्या क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ पे पास होंगे। कभी वो 50% क्राइटेरिया सेट करते हैं, कभी वो देखते हैं कि टॉप मोस्ट इतने स्टूडेंट उसके हिसाब से एवरेज के हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको डिपार्टमेंट में जाके पहले पूछना है। आफ्टर दैट अगर आपका ये थ्योरेटिकल कॉम्प्रिहेंसिव निकल गया तो कुछ डिपार्टमेंट जिनमें दोनों टाइप के कॉम्प्री हैं, तो अब आपने सेकंड कॉम्प्री देना है, विच इज़ अबाउट जो है कि आप बोर्ड पे भेज दिया जाएगा आपको, और आपकी जो है वहाँ पे एक तरीके से इंटरव्यू की तरह नॉलेज टेस्ट की जाएगी। आप में से काफ़ी लोगों ने पीएचडी के लिए एक ओरल इंटरव्यू दिया होगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव इज़ सिमिलर टू दैट, बस इसमें करेक्टनेस की जगह डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार आप करेक्ट आंसर ही दो, आपका अप्रोच क्या होता है उन चीज़ों को टैकल करने के लिए वो देखा जाएगा उधर। और काफ़ी टाइम में वो क्या करते हैं कि वो एक ही छोटी सी प्रॉब्लम और डीप पूछते चले जाएंगे, जो कि बेसिकली पीएचडी का नेचर है कि आप एक छोटी प्रॉब्लम लेते हैं उसी में डीप अंदर चले जाते हैं। तो ये आप पीएचडी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन इस तरीके से। तो आफ्टर दैट कमेटी इज सेटिस्फाइड, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन क्लियर होता है। विद इन 1 वीक आपको एक लेटर मिल जाता है कि नाउ यू हैव पास्ड द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एंड नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड पीएचडी स्टूडेंट एट आईआईटी कानपुर। बिफोर दैट यू आर नॉट अ पीएचडी स्टूडेंट। सो दिस वाज a doubt for many of the students that once I get admitted I am a PhD student. No, only after passing the comprehensive examination you are a PhD student. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो उस लेटर में लिखी होती है वो होता है कि आज के बाद से इस डेट तक आपको आपकी थीसिस सबमिट करनी है। डेडलाइन लिखी होती है, डेडलाइन दे देते कि आज आपने कॉम्प्री क्लियर किया तो आज से रफली 5 साल के बाद आपको थीसिस सबमिट करनी है। Actually it is not from the compre, actually this is based on the maximum durations of different PhD program, and it starts from the day of your joining the institute. So suppose if somebody is joining the institute with a master degree, so maximum time duration is 6 years for them. So for them it is 6 years. So it last date of the submitting your thesis is 6 years from your date of joining. That always starts from date of joining. So once you pass your comprehensive examination, next thing is the SOTA. SOTA means state of the art seminar. It is little bit different from your comprehensive. In comprehensive examination they check your in-depth knowledge, but in SOTA what happens, actually they want to see कि आपका क्या proposal है, आप क्या research में करना चाहते हैं, आपकी एक basic understanding आ गई है या नहीं आ गई. And once you have passed your comprehensive examination you have to deliver your state of the art seminar within 6 months. Otherwise you have to apply for an extension of 3 months.
So you have to deliver your state of the art seminar. And many people think कि state of the art में हमें अपने रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे. नहीं, अगर आपके पास हैं बहुत अच्छा है, बट ये आपकी प्लानिंग को शो करता है कि आपकी क्या प्लानिंग है, कि प्लानिंग हमारी ये है कि हम इस तरीके से इसे करें. एंड डेफिनेटली स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार इज क्वाइट सिंपलर देन द कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टिल नाउ. So then after this state of the art seminar, you do your work, you work on your problems, and you start working on experimental, theoretical, whatever your problems for next 1 to 3 years. You work on them. Once you think that substantial amount of work has been done and your guide is also satisfied, you both think now it is time to prepare an open seminar, to give an open seminar. Now, what is an open seminar? ओपन वर्ड कम्स फ्रॉम ओपन सेमिनार मीन्स, क्योंकि ये सभी के लिए ओपन है. सो एक्चुअली यू एंड योर गाइड आर सेइंग दैट दिस स्टूडेंट हैज़ डन अ लॉट अमाउंट ऑफ वर्क एंड सभी लोग आएँ और इसका वर्क देखें. इफ़ देयर इज़ एनी फीडबैक तो वो ओपन सेमिनार में वो फीडबैक देते हैं. एंड बिफोर सबमिटिंग योर थीसिस, नाउ यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दो सजेशंस इनटू योर थीसिस. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं. इससे आपको काफ़ी सारी इंसाइट मिलती है और आपको ये भी पता चलता है कि अरे ये यहाँ पे एक लैग रह गया है, ये कोई चीज़ की कमी रह गई है, कोई आइडिया भी मिल जाता है. सो ओपन सेमिनार इज़ ओपन फॉर ऑल. अगेन इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. डिफेंस इज़ डिफिकल्ट, बट मेनली इट इज़ फॉर सजेशंस एंड फीडबैक लूप काइंड ऑफ थिंग. सो वंस you also delivered your open seminar, next and final part is your thesis submission. thesis submission का क्या है कि ओपन सेमिनार डिलीवर करने के बाद आपको विद इन 6 मंथ्स थीसिस सबमिट करनी होती है. विद इन 6 मंथ्स आपको एक थीसिस लिखनी है. थीसिस में आपके गाइड और आप डिसाइड कर सकते हैं, बट एक जनरल स्ट्रक्चर ये है कि एक इंट्रोडक्शन होता है, देन एक लिटरेचर सर्वे होता है, देन आपके 2 या 4 प्रॉब्लम होते हैं, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है कि ये इस प्रॉब्लम पे किया था. ये जनरल स्ट्रक्चर है थीसिस का. तो वंस यू कंप्लीट योर थीसिस, देन यू सबमिट योर थीसिस, but it must be submitted within 6 months. If it has not been submitted within 6 months, then you can apply for an extension of 3 months. Even if you cannot submit, you are unable to submit your thesis within 9 months, then you have to again deliver your open seminar, and then again the timelines starts. But all these things are inclusive in the maximum duration of the PhD program, which is 6 or 7 years. 6 years for people who have PG degree and 7 years for people who have UG degree. 1 year more for the part-time students. Now, once your thesis is submitted, now your job is done. The thesis will go, IIT will send the thesis to external examiners. Depending on the conditions, the number of external examiners will be 3 to 5. And you and your guide won't know who are the external examiners. वो चेक होके आएगी. रफली 2 to 3 मंथ्स का एक टाइम लगता है. सो उस 2 to 3 मंथ्स के टाइम के बाद जब आपकी थीसिस चेक होती है तो आपको कुछ फीडबैक आते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बताने होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने थीसिस में भी करेक्शंस करने होते हैं. वंस द थीसिस इज कम्प्लीटली करेक्टेड, देन योर ओरल एग्जामिनेशन और which is called viva, final defense, is scheduled. In final defense, your thesis examiners will be there, some professors from different departments are there in your, and it is also open to all people. But it is not like a feedback loop. Here you have to defend your thesis, your work. So whatever you have done, why you have did that, why you have done that, and they can ask you many questions, so you have to defend all those things and you have to answer them. If it is also tough. After comprehensive, this is the final exam and it is quite difficult. If you are unable to satisfy the professors, then they will ask you to again defend your thesis. This has happened with many of the students. This is not something that has never happened. This has happened with many. So you must be very careful while defending your thesis. Once your thesis is defended, defense is completed, your guide will inform you that your thesis has been successfully defended, and after that some minor suggestions from the professors, and then you have to incorporate in the final thesis. You incorporate those in final thesis and you submit the final thesis in the library and academic session, and after that
in the next convocation your degree will be awarded. So this is the whole journey of a PhD student. So thank you very much, Arun, to give a nice brief about the various timelines in the PhD. तो एक छोटा सा Q&A करते हैं इसके बाद. फर्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतने सारे कंपोनेंट्स बताए, जैसे आपको कोर्स वर्क करना है, कॉम्प्रिहेंसिव करना है, सोटा देना है, ओपन देना है, तो क्या टाइमलाइन बच्चों ने टारगेट करनी चाहिए जो अभी जस्ट PhD में ज्वाइन कर रहे हैं कि कब तक मुझे कोर्स वर्क खत्म करना चाहिए, कॉम्प्री के लिए कैसे टारगेट करना है? If you are entering with a, let us say we assume the maximum timelines. We are assuming the maximum time. If you are entering with a PG degree, so maximum number of course that you have to do is 6. So you must complete these coursework before the end of second semester. By the end of second semester. So once the coursework is done, almost first part of your PhD is completed. Don't let it go up to third semester. Don't let it go. So once the coursework is done, now you are ready for your comprehensive exam. The major benefit with this कि आपका जो जिन डिपार्टमेंट में रिटन कॉम्प्री होता है वो 2 बार होता है, कई डिपार्टमेंट में 2 बार होता है, और रिटन कॉम्प्री बहुत बार बच्चे फेल भी हो जाते हैं. तो अगर उनका एक बार ही फेल हुआ है तो सेकेंड टाइम में पास कर लेंगे, जिसके वजह से उनका कॉम्प्री बिफोर 2 ईयर्स से पहले हो जाएगा. अदरवाइज उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन अप्रूव भी हो सकती है, डिसअप्रूव भी हो सकती है. तो इसलिए आप पहले 2 सेमेस्टर में अपना कोर्स वर्क खत्म कर लें, और जो लोग यूजी डिग्री के साथ हैं वो विद इन थर्ड सेमेस्टर तक अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो भी 8 to 10 कोर्सेज हो सकते हैं, बट थर्ड सेमेस्टर तक खत्म कर लें. सो यू ऑलवेज हैव 2 सेमेस्टर टू अपीयर फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव. तो ये था कॉम्प्री के बारे में. तो कॉम्प्री की पढ़ाई कैसे करें, काफ़ी लोगों का ये होता है, तो इसके ऊपर कुछ जनरल टिप्स. कॉम्प्री की पढ़ाई देखिए, अगर आपका रिटन कॉम्प्री है तो रिटन कॉम्प्री में आप ये कर सकते हैं कि रिटन में आपके डिपार्टमेंट के कुछ फंडामेंटल कोर्सेज हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको वो डेफिनेटली अगर वो कोर्सेज के ऊपर एग्जाम ले रहे हैं तो वो कोर्सेज कंपलसरी है, तो आपको पढ़ाई भी गए होंगे. तो आप क्लास वर्क की तरह तैयारी करिए जैसे क्लास में एग्जाम होता है, और वही आप पढ़ें. अब जो ओरल कॉम्प्री है, ओरल कॉम्प्री के लिए बेटर ये होता है कि आप एक अपने गाइड के साथ डिस्कस कर लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और काफ़ी बार उसमें एक प्रेजेंटेशन भी बनाई जाती है. वो जनरलाइज कॉम्प्री भी हो सकता है ओरल वाला, उसमें टीचर आपको सीधे कहते हैं कि आप बोर्ड पे जाइए और हमें इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए. बट बेटर ये होता है कि आप अपने गाइड के साथ मिलकर एक प्लान बनाएं कि ये मेरी प्रेजेंटेशन, तो उसमें आपके लिए थोड़ा ईजी होता है कि उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, तो एक और क्लैरिफिकेशन जो इस पर मैं दूंगा कि अगेन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम का जो ओरल वाला पैटर्न है वो हर जगह वेरी करता है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप आपके डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली देखें. यहाँ पे हम लोग जो बता रहे हैं वो एक जनरलाइज ट्रेंड बता रहे हैं. यू शुड ऑलवेज चेक विद योर डिपार्टमेंट. हाँ, अब बात करते हैं सोटा की. सोटा और कॉम्प्री में मेजर डिफरेंस यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, सोटा एक सेमिनार है. तो कॉम्प्रिहेंसिव में पास फेल है, सोटा में इट इज़ मोर अबाउट कि आपने डिलीवर किया या नहीं किया. यस. और दूसरा एक चीज़ जो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सोटा के इसमें आप बता रहे थे कि आपको आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स डालना इज़ नॉट नेसेसरी एक्चुअली, क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट है. Yes. तो उसमें कितना इन डेप्थ लिटरेचर देना चाहिए? Actually, it is not about in-depth literature. It is about that you have a plan. कि आपने एक लिटरेचर पढ़ लिया है, एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और एटलीस्ट यू हैव आइडेंटिफाइड 2 or 3 प्रॉब्लम्स ऑन विच यू वर्क अपॉन, एंड यू हैव सम बेसिक आइडिया कि ओके आई विल गो दिस वे, सो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. सो दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट. सो यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द area which is your literature survey, state of the art, and then you have to formulate your problems, and then you have to give a basic introduction or basic timeline, और इसे ये कहना चाहिए कि आपने एक आइडिया दे दिया कि हाँ भाई इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम पर वर्क अपॉन. ओके, एंड अगेन ओपन सेमिनार देने से पहले कोई पेपर की रिक्वायरमेंट है क्या कि नहीं ओपन पेपर्स देने चाहिए या ये होना चाहिए तभी ओपन? नहीं, ओपन के लिए कोई इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है. इवन IIT कानपुर में, IITs में जो है थीसिस के लिए भी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट जनरली इट इज़ अज्यूम कि आप भी नहीं चाहेंगे कि बिना पेपर के आप थीसिस लेके जाएं. सो जनरली इट इज़ कंसिडर कि 3 to 5 पेपर्स आर गुड विद अ PhD थीसिस, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी एट IIT. ओके, और आपके हिसाब से मतलब एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग लाइन ऑफ थॉट्स है. कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने अभी अपना काम किया है,
तो मैं पहले थीसिस लिखूंगा और फिर ओपन सेमिनार दूंगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ओपन दे दूंगा पहले एंड फिर जो 6 महीने का टाइम मुझे मिला है मैं उसमें थीसिस लिखूंगा या लिखूंगी। तो आपको उसके बारे में आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा, आप किस चीज़ को ज़्यादा ये करते हो? एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जनरली अपने गाइड से बात करें कि वो कैसा चाहते हैं, क्योंकि दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन गाइड डिफरेंट गाइड। बट जो दोनों चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपने ओपन पहले दे दिया तो विद इन 6 मंथ्स आपको थीसिस सबमिट करनी है। कई बार क्या होता है कि आप विद इन 6 मंथ्स नहीं कर पाते तो फिर आपको एक एक्सटेंशन भी लेनी पड़ती है, और वो एक्सटेंशन भी खत्म हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर दोबारा से ओपन देना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये भी है कि प्रेशर भी क्रिएट होता है। प्रेशर भी क्रिएट होता है तो आप जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं। बट बेस्ट वे इज कि आप जब काम करना है साइड बाई साइड थीसिस लिखते रहें। और ओपन से पहले आपका रफ ड्राफ्ट आपका थीसिस का कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ओपन में भी तो बेसिकली आप उसी चीज़ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो एक रफ ड्राफ्ट हो जाना चाहिए ताकि ओपन दे तो आप विद इन 3 और 4 मंथ्स में थीसिस सबमिट कर सकें। तो अब आते हैं अगेन क्वेश्चन ऑन टाइमलाइन कि जैसे 2 साल में आपको कंप्लीट करना है फॉर स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 2.5 साल विद स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट एंटर्ड विद ग्रेजुएशन। तो उसके बाद हाउ मच टाइम वन शुड टेक टू डिलीवर हिज ओपन सेमिनार, कीपिंग इन माइंड कि आगे और उसको थीसिस सबमिशन और डिफेंस भी देना है? इट इज़ जनरली क्वाइट गुड कि आप 2 साल से बिफोर ही आप लोग अपना ओपन सेमिनार कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन क्लियर कर लें। सो सोटा उसके विद इन हाफ ए ईयर या दैट मीन्स 6 मंथ्स में देना ही पड़ेगा आपको कंपल्सरी। नाउ यू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 2 and 2.5 years कंप्लीटली डेडिकेटेडली आप वर्क करें उस पर। और मैं मानता हूँ कि ओपन सेमिनार आपको 4.5 years से 5 years के बिटवीन कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आपकी थीसिस अगर 5 years से एक्सीड भी हो तो वो 1-2 महीने 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड ना हो। क्योंकि वंस योर फेलोशिप इज ओवर इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सस्टेन हियर एट IIT कानपुर। इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई, यू ऑल नो दैट। तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। वैसे बता दूँ 6 महीने के लिए थोड़ा सा ऑनरेरियम मिलता है, बट दैट इज़ अ वेरी मीगर अमाउंट। जस्ट उससे आप अपनी फीस भर सकते हो, खाना भी नहीं खा पाओगे। हाँ, बहुत मीगर अमाउंट है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट IIT बट डोंट रिलाई ऑन दैट। सो कंसीडरिंग फाइनेंशियल थिंग्स इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये करो। अगेन शॉर्ट डिस्क्लेमर, हम लोग एक जनरल आइडिया बता रहे हैं कि एट दी स्टार्ट जो देख रहे हैं या अभी जो बीच में है, ही कैन थिंक ऑफ दिस एज सम आइडियल सॉफ्ट लाइन्स या हैप्पी लाइन्स कि मुझे ये टारगेट सेट करने अपने लिए कि मुझे अभी और अगर आप 2 साल सेकेंड ईयर कंप्लीट करें तो अगले और 2 साल में मुझे ये ख़त्म करना है। अगर मैं 2 साल कंप्लीट किया और अब मुझे कॉम्प्ली कैसी भी करके इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में निपटानी है, तो हम उस तरह से इन चीज़ों को बता रहे हैं ताकि आप चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकें, और ये आपको प्लानिंग के लिए हेल्प करेगी। और एक चीज़ जो मैंने हमेशा से देखी कि UG IIT कानपुर का बहुत ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है और PGs नहीं के बराबर इन्वॉल्व होते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के PGs को उतनी अच्छी जॉब प्रोफाइल नहीं बनती है। तो हमेशा जब भी आपको POR दैट मीन्स पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कहीं से भी ऑफर आए तो लें। हॉल की HEC जिम खाना में डिफरेंट पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि वो आपके ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि पढ़ाई तो करें साथ में PORs भी लेते चलें। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट अरुण। थैंक यू नचिकेत। इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू लेट मी नो। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं कि हम आंसर करें या मैं आपको उस चीज़ के लिए हेल्प कर सकूं, तो नीचे कमेंट में आप लिखिए या फिर यू कैन रीच मी आउट एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम इन अ सब्सिक्वेंट वीडियो। ऑल राइट, सी यू देन, बाय बाय।